नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। वक्फ की जो असीमित शक्तियां हैं उसके बारे में अब मंथन आरंभ हो गया है भारत सरकार में। वक्फ बोर्ड के जो सचिव इत्यादि हैं या जो उनके अधिकारी हैं उनकी अभी एक मीटिंग बुलाई गई माइनॉरिटीज़ अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी द्वारा, और उसमें इस बात पर मंथन हुआ कि भाई इतने सारे केस क्यों चल रहे हैं वक्फ बोर्डों के विरुद्ध, और उसका यह नतीजा निकाला गया, उसका यह कंक्लूजन निकाला गया कि भाई ये जो वक्फ बोर्ड की जो असीमित शक्तियां हैं जिनके कारण वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते हैं, घोषित कर देते हैं बिना दूसरों को बताए, बिना दूसरों को नोटिस किए, बिना कोई जनरल नोटिस दिए, तो ये इसका विशेष कारण है। जी हाँ, ये बताया गया कि इस समय वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख हेक्टेयर 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है, जो कि 2009 में केवल 4 लाख एकड़ थी। तो भाई आप ये देख सकते हैं कि वक्फ बोर्ड को दी गई जो असीमित शक्तियां हैं उसके कारण वक्फ बोर्ड अपनी एम्पायर, अपना दायरा बढ़ाता चला जा रहा है। और वो किस प्रकार करता है उसके बारे में भी चर्चा हुई। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि किस प्रकार करता है। जो चर्चा हुई उसके बारे में भी बताता हूँ आपको, और जो चर्चे का जो परिणाम आया, चर्चा का जो परिणाम आया वो भी आपको बताता हूँ। तो ये असल में समस्या की जड़ ये है कि जो 1995 में जो वक्फ एक्ट लाया गया उसमें यह प्रावधान किया गया कि सेक्शन 4 जो है उनका, सेक्शन 4 के अंतर्गत जो वक्फ बोर्ड है, स्टेट वक्फ बोर्ड है, उसको असीमित शक्ति दे दी गई कि वो कहीं भी जाकर कोई भी सर्वे कर सकता है और उस सर्वे पे अपने आप ये निर्णय ले सकता है कि उस सर्वे के बाद निर्णय ले सकता है और उस प्रॉपर्टी को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकता है। और जिस प्रॉपर्टी को वो अपनी लिस्ट में सम्मिलित करता है उसके लिए उसको, जिसकी प्रॉपर्टी है उसको कोई नोटिस नहीं देना। और मान लीजिए यदि एक से अधिक है या कोई क्लस्टर है वहाँ पर भी करना है तो कोई जनरल नोटिस भी नहीं देना। अब ये जो है, ये जो बिल्कुल बेसिक जो एक जूरिस्प्रूडेंस का यानी न्याय का जो दर्शन है उसका जो सिद्धांत है, और वो कहता है कि भाई हियर दी अदर साइड, ऑडी ऑर्टेम पार्टेम, और ऑडी ऑल्टेम पार्टेम, और न केवल वो जिसको कहता है हियर दी अदर साइड, राइट टू हियरिंग, राइट टू हियरिंग जो है वो ही आप उसका उल्लंघन करके और इसको कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने जो वक्फ बोर्ड में पिटीशन डाली है उसमें यह न्याय का जो बेसिक सिद्धांत है उसका अतिक्रमण करते हुए जो है सेक्शन 4 की शक्तियाँ दी गई हैं वक्फ बोर्ड्स को, उनको हमने इंगित किया है और उनको हमने चुनौती दी। उसके बाद भी जब है कि एक बार उन्होंने नोटिस ले लिया और उसके बाद फिर उसको भेज देते हैं, और सेक्शन 28 में सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ये है उनका ये कर्तव्य है कि जो वक्फ बोर्ड उनको लिखे उसको वो तुरंत लागू करें। जहाँ भी कहे कि साहब कि ये आप ज़मीन हमको खाली करा के दीजिए तो वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का कर्तव्य है। साथ में वो यदि सेक्शन 6 में नोटिफाई कर देते हैं एक बार, तो उसके बाद आपके पास कोई और चारा नहीं है। सेक्शन 83 में सारे के सारे सिविल कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन ख़त्म कर दिया गया है और सेक्शन 83 में ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं। सेक्शन 40 में और भी शक्तियां इस वक्फ बोर्ड को दे दी गई हैं और ये कहा गया है कि साहब की जिस किसी भी प्रॉपर्टी उसको संज्ञान में आए और उसको लगे कि वक्फ बोर्ड की है तो वो अपने आप जाकर उसका सर्वे चुपचाप करके और उसको अपने वक्फ बोर्ड की लिस्ट में शामिल करके और उसको नोटिफाई करा सकता है। जी, ऐसी असीमित शक्ति है। फिर जो वक्फ ट्राइब्यूनल जो बना दिया गया है साहब, जो वक्फ ट्राइब्यूनल है जो भारत सरकार ने आर्टिकल 223 है कॉन्स्टिट्यूशन का, और आर्टिकल 223A में शक्तियां दी हुई हैं और आर्टिकल 2 शक्तियां दी गई हैं ट्राइब्यूनल बनाने की उन विषयों के लिए जो आर्टिकल 323B में सम्मिलित है। और आर्टिकल 323B में इस तरह का यानी वक्फ का या किसी भी रिलीजियस ट्रस्ट का या किसी भी मठ मंदिर का
कोई भी विवाद संपादित करने के लिए, विवाद सुलझाने के लिए वह विषय कहीं भी सम्मिलित नहीं है। अतः यह भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाकर ये वक्फ ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं। और उसके अलावा सिविल कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन ख़त्म कर दिया गया है। सिविल कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन ख़त्म करने के साथ साथ जो लिमिटेशन का प्रोविज़न है वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब एक और जो भयंकर काम किया गया है वो सेक्शन 6 में किया गया है। सेक्शन 6 में जो था वो ये किया गया था कि साहब के ये जो वक्फ के जो प्रावधान हैं वो लागू होंगे एनी पर्सन इंटरेस्टेड में। अब ये जो एनी पर्सन इंटरेस्टेड है वो सेक्शन 2 में डिफाइंड है। ये एनी पर्सन इंटरेस्टेड का मतलब होता है, यदि उसके हम बहुत डिटेल में न जाएं तो उसका मोटा मोटा अर्थ ये होता है कि एनी पर्सन इंटरेस्टेड कोई मुसलमान ही हो सकता है। लेकिन जो 2013 में जो अमेंडमेंट लाया गया, जो संशोधन किया गया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भी उस समय समर्थन किया था पूरा। आप लोग यदि जाएंगे गूगल पर और वहाँ गूगल करेंगे 2013 के वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट का, तो आपको शाहनवाज हुसैन की बड़ी खूबसूरत सी स्पीच आपको मिल जाएगी जिसमें वो ज़बरदस्त तारीफ़ कर रहे हैं इस अमेंडमेंट की, क्योंकि आखिरकार सैयद ठहरे तो सैयद लोगों का तो ये काम ही है। अब वो उनके इंटरवेंशन से ये तो हो गया ना कि जिसके पास 4 लाख एकड़ ज़मीन थी और उसके पास अब 9.4 लाख एकड़ ज़मीन हो गई है, यानी दुगने से भी ज़्यादा। और भारतीय सेना और भारतीय रेलवेज़ और चर्च के बाद ये वक्फ जो है उसके पास सबसे अधिक संपत्ति है भारत में। एक प्रकार से एक अलग से 9.4 लाख एकड़ का एक अलग इस्लामिक साम्राज्य बन गया है, जो इस समय आपकी जो NCR यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली की है लगभग उसके बराबर है। तो आप समझ लीजिए कि एक अलग से एक छोटा राज्य तो इस्लामिक बन ही गया है। अब ये कह रहे हैं कि साहब कि हमारे यहाँ 58,000 केस जो हैं वो पेंडिंग है। 58,000 केस क्यों पेंडिंग है? 58,000 केस इसीलिए पेंडिंग है कि जहाँ भी चाहते हैं वहाँ जाकर आर्बिट्रेरी तरीके से, मनमाने तरीके से उसको अपने नाम रजिस्टर कर लेते हैं। आपको ध्यान होगा एक केस आया था सामने हमारे कि तमिलनाडु में एक मंदिर 1500 साल पुराना मंदिर है, वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी बन गया। पूरा का पूरा गांव जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी बन गया। जिसका जो मन होता है वो जहाँ कर लेते हैं और उसके बाद उनको सूचित भी नहीं करना है। सूचित भी उनको जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, जो रजिस्ट्रार इत्यादि हैं, या जो लैंड होल्डर यानी जो सरकार है, उनको ही करना होता है। व्यक्ति को तो तब पता चलता है जब वो जाता है, कोई उसको भूमि बेचनी होती है अपनी, तब पता चलता है कि भाई ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है, हम इसको बेच ही नहीं सकते। उसको कोई लोन लेना है उसके ऊपर तो कहता हम इसके ऊपर लोन ही नहीं ले सकते क्योंकि वो उसमें वक्फ के नाम पे चढ़ गई है, यानी बिना बताए वक्फ के नाम पे चढ़ गई। पहले ये प्रावधान था कि अगर आप किसी नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो उसके पास सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार था। अब इन्होंने सेक्शन 6 में परिवर्तन करके एनी पर्सन इंटरेस्टेड को बदल के उसको कह दिया है कि एनी पर्सन अफेक्टेड। तो एनी पर्सन अफेक्टेड में सबके सब आ जाते हैं, एनी पर्सन एग्रीव्ड कर दिया है। तो एनी पर्सन एग्रीव्ड में नॉन मुस्लिम भी इसके अंदर इसके दायरे में आ गए। यानी आप देखिए कि इस्लामिक लॉ जो है वो गैर मुसलमानों पर अप्लाई हो रहा है। क्या ये आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन नहीं है? या आप इस्लामिक कानून जो है वो गैर इस्लामियों पर लागू कर रहे हैं? यदि इस इस्लामी कानून में और किसी गैर इस्लामी व्यक्ति में यदि कोई किसी भी प्रकार का गतिरोध है तो वो सिविल कोर्ट का मामला है, सिविल कोर्ट तय करेगा। सिविल कोर्ट को आपने बंद कर दिया। तो अब स्मृति ईरानी जी ने ये देखा कि भाई ये 58,000 केस हैं, 18,000 जो केसेस हैं वो ट्राइब्यूनल में चल रहे हैं और ट्राइब्यूनल में ये कह दिया गया है कि ट्राइब्यूनल का जो निर्णय है वो फाइनल होगा। पहले उसमें एक जुडिशियल ऑफिसर हुआ करता था उस ट्राइब्यूनल में, बाद में उन्होंने जो है वो एक लैंड मामलों का जानकार और साथ में एक इस्लामिक स्कॉलर उसमें और शामिल कर दिया। तो आप समझ सकते हैं फिर उसकी स्थिति क्या होगी। तो अब इस पर ये विचार चल रहा है कि भाई ये जो
फाइनल कर दिया गया है और उसके आगे उसकी कोई अपील नहीं है, और उसके अतिरिक्त जो ये बिना नोटिस दिए जो प्रावधान बना दिया गया है, इसके बारे में इसका कोई समाधान निकालना पड़ेगा। इसमें जो गैर मुसलमानों को भी शामिल कर लिया गया है, इसका भी कोई समाधान निकालना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर ये जो केस चल रहे हैं उससे पूरे समाज में एक तरह की खलबली मची हुई है, और उसको उसका समाधान करना अत्यंत आवश्यक है। तो हम ये मान सकते हैं कि इतनी सारी जो वक्फ बोर्ड के विरोध में जो पिटिशंस लगी हैं, संभवतः उसका कुछ तो परिणाम निकल रहा है, कुछ तो प्रभाव आ रहा है। कम से कम माइनॉरिटीज़ अफेयर्स मिनिस्ट्री में इसके ऊपर चर्चा तो आरंभ हो गई। अब हमने जो अभी तक दबाव बनाया है उस दबाव को और आगे ले जाने का अवसर आ गया है, क्योंकि जुम्बिश तो हुई है, इतने दिनों का जो प्रयास है उसकी जुम्बिश तो हुई है, सरकार के कानों पर जूं तो रेंगी है। अब ये जो जूं रेंगी है, इससे आगे बढ़ के इसमें वे कोई परिवर्तन करें। ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं इनको या तो समाप्त करें या फिर इनको जैसे पहले था केवल मुसलमानों तक सीमित करें, और बाकी लोगों को भी, जो ये मुसलमानों की भी बहुत सारी ज़मीनें हड़प लेते हैं। आप ये देखिए कि किस तरह से एक वक्फ बाई यूज़र का इसमें एक कॉन्सेप्ट लिया है जो कहीं भी दुनिया में नहीं है, मुस्लिम देशों में भी नहीं है वक्फ बाई यूज़र का कॉन्सेप्ट। कि भाई जो वक्फ जो है, जिसका जो लॉ है, बेसिक मुस्लिम लॉ है, उसमें ये होता है कि भाई किसी ने अपनी ज़मीन जो है वो वक्फ में दान कर दी, क्योंकि वो इस्लामिक लॉ में है कि आप 5% तक अपनी जो प्रॉपर्टी है वो रिलीजियस कामों के लिए, चैरिटी के लिए दे सकते हैं। वो होता है वक्फ डेडिकेशन बोलते हैं उसको। लेकिन ये जो वक्फ बाई यूज़र है कि हाँ साहब ये काम में आ रही है, चाहे उसका डेडिकेशन हुआ या ना हो, उसको भी वक्फ बोर्ड हड़प लेगा। फिर एक वक्फ अल औलाद है, वो वक्फ अल औलाद जो है वो लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, वो वैसे सक्सेशन नहीं होता तो उसको डेडिकेट कर देते हैं कि भाई इसकी जो इनकम है वो उनकी औलादों के नाम ही जाएगी, वो भी एक फ्रॉड है। तो ये वक्फ अल औलाद और वक्फ बाई यूज़र जो है, इन दोनों को समाप्त करने की आवश्यकता है, और इसी पर अब मंथन चल रहा है। हमें आशान्वित रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।